ये हमारे साथ बेहद खास मेहमान आपको बता दें, डॉक्टर अरविंद विरमानी हमारे साथ मौजूद हैं, नीति आयोग के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे है कि बजट में क्या मजबूती आपको नजर आ रही है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या आंकलन आपका? देखिए, मेरा पहला होता है कि ग्रोथ पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब बढ़ेंगे। तो मैं बड़े संक्षिप्त में दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, फिर आपके डिटेल क्वेश्चन में जा सकेंगे। तो तीन या चार चीज़ें मुझे दिखती हैं जो मिडिल क्लास आपने मेंशन किया है कि मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये ग्रोथ मोमेंटम को मजबूत करेगा। तो एक तो है फिस्कल डेफिसिट, जो ग्लाइड पाथ है उस पर वित्त मंत्री ने बोला है कि वो अहम रहेंगी। उससे होता है कि इन द मीडियम लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट हैं और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आसानी से कैपिटल कर सकेंगे और जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। दूसरा है जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का आपने पढ़ा होगा, तो उसका इफेक्ट होता है, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो जो मल्टीप्लायर रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, जैसे टैक्स का एक्सपेंडिचर है, उसका 1 से कम होता है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का 2%, 5, 2.5 और क्यूमुलेटिव 4%, 5 पे चला जाता है। इसका मतलब है हर एक 100 रुपये खर्चोगे तो 250 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और अल्टीमेटली 5 साल में 450 रुपए की। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो इसमें जॉब्स होते हैं, जनरेट होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है, हाईवेज बनेंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। कंस्ट्रक्शन एक बहुत लेबर इंटेंसिव चीज है, तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट और जॉब बढ़ेंगे। और तीसरा पर्सनल इनकम टैक्स का तो आपने काफी डिस्कस किया ही होगा, पर ये खाली सैलरीड के लिए नहीं होता। ये सेम टैक्स रेट्स जो हैं वो एमएसएमईज को अप्लाई करेंगे, स्टार्टअप्स को अप्लाई करेंगे, और उनका अगर सिंपल स्टेबल टैक्स रेट सिस्टम होगा तो उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब क्रिएशन होगी। और फाइनली मैं एक चीज मेंशन करूंगा, आपका जो कंसर्न है तो उससे जा सकेंगे आगे, जो इंक्लूसिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं, उस पे काफी नजर दी गई है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सब वर्गों के लोग, सबके, जैसे नारियों का आपने मेंशन किया, एंटरप्रेन्योरशिप हो, वहाँ स्किल डेवलपमेंट हो, यूथ में हो, रूरल एग्रीकल्चर में हो, एसटीज के हो। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब, जब इकोनॉमी बढ़ेगी सबके साथ, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो रियलिटी हो। तो ये मेन चीजें हैं जो मैक्रो में लोग जनरली सोचते नहीं हैं, पर आपके डिटेल्ड और कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो सरकार ने जब कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ा रहे हैं, तो वो आपने कहा कि किस तरह से वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह से मैं मनरेगा का आवंटन देख रही थी वो घटा है, लेकिन आपने ये बताया कि अब कंस्ट्रक्शन पे अगर लगेगा, रोड्स बनेंगी, लेबर इंटेंसिव, तो ये भी एक जॉब होगी। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, 7.1% है, आज ही मैं देख रही थी, और अर्बन में 8.6%, रूरल में 6.5%। तो उस लिहाज से पहले आप बताएं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसे एड्रेस करती है ये बजट चीजों को? तो पहले मैंने आपने मनरेगा 2 बार ही मेंशन किया, तो इसकी पहले बताऊं, क्योंकि कोविड से जैसे ही हमारी रिकवरी हो गई थी, मैंने जो एम्प्लॉयमेंट है वो पीएलएफएस का डेटा आता है, उसका मैंने केयरफुली देखा है। तो एक्चुअली जब वेव आई है तो जॉब्स कम हो जाते थे, और उसके बाद वेव खत्म हुई तो फिर बढ़ने शुरू हो गए। तो 2 बार ऐसे हुआ है। और जब पूरी रिकवरी होने लगी थी पिछले साल, तो फिर वो जो ऑयल प्राइस शॉक, यूक्रेन का सबने सुना हुआ है, उससे फिर रिकवरी कम हो गई।
तो इसलिए पिछले 3 साल मनरेगा का जो अपटेक होता है वो ज्यादा रहा, एक्सप्लेनेबल, क्योंकि कोविड शॉक और ये वो। तो अगले साल ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं, वो बैक टू ट्रेंड जो होता है हमारा, उस पे चले जाएंगे। इसलिए मोस्ट लाइकली इतनी जरूरत नहीं होगी। पर मनरेगा इज अ डिमांड बेस्ड प्रोग्राम, तो अगर कुछ और शौक आ गया और जरूरत पड़ी तो वो बजट में जनरली सितंबर में उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। ये खाली इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट का व्यू है कि ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जॉब ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। ठीक है सर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके लिए क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके लिए भी जो मुश्किलात हैं वो कम हो? तो एमएसएमईज का होता है टैक्स सिंप्लीफिकेशन होता है, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो एमएसएमईज जो हैं वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं कई सेक्टर्स में, पर इसके एडिशन में रूरल जो नई चीज़ आई है, ग्रीन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, उस पर भी काफ़ी जोर दिया गया है कि नए टाइप ऑफ थिंग, मिलेट्स जो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट हो सके, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जिस पे डिमांड है, क्योंकि सीरियल्स की डिमांड होती है। एक इकोनॉमिक का है एंगल कर्व जिसको हम कहते हैं, कि सीरियल की डिमांड होती है जो फ्लैटन आउट हो जाती है, फिर गिरने लग जाती है। तो हमें नई चीजें पैदा करनी होंगी जिसकी डिमांड बढ़ रही है इस सोसाइटी में, इंटरनेशनली। तो उस पे गवर्नमेंट का फोकस आया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ किया गया है ऑलरेडी, पर ये फोकस बदलना बहुत जरूरी है। हमारा जो फार्मर्स सीरियल्स की तरफ और पुराने क्रॉप्स के तरफ बैठे हुए हैं, उसमें से उनको हॉर्टिकल्चर और ये नई चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट थोड़े इंसेंटिव्स दे रही है कि इसको प्रमोट करने के लिए। सर, एक सवाल है, जो मिडिल क्लास के लिए टैक्स ये दिया गया 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसका बहुत स्वागत किया जा रहा है। बहुत ये एक राहत है इस समय में, इन्फ्लेशन जिस तरह से देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन वो बचत कैसे करेंगे, सेविंग्स कैसे करेंगे? इस बार वो कुछ नहीं। उसका असर हमने अपने सेंसेक्स पे भी देखा, जो इंश्योरेंस के सेक्टर्स है वो बिल्कुल उनके शेयर्स ऊपर नीचे हो गए, हमने बहुत फ्लक्चुएशन देखी। तो सेविंग मैकेनिज्म क्या होगा मिडिल क्लास के लिए? देखो, ये इसको हम टैक्स में थोड़ा सा आपको टेक्निकल बोलूंगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहते हैं। एक होता है, ये मेरे सामने आपके खड़े हुए हैं, वो शायद इंश्योरेंस नहीं कम करवाते हैं, और कोई दूसरा है, मेरे पीए साहब हैं, वो ज्यादा करवाते हैं, तो ये इनइक्विटेबल हो जाता है। तो ये न्यू थ्योरी है, न्यू एस्पेक्ट है कि एग्जेम्पशंस हटा दो, सबके रेट कम कर दो, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं वो डिफरेंट अलग चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। तो और कोई कम करेंगे, कोई ज्यादा करेंगे, वो उनका अपनी चॉइस होनी चाहिए। पर सबको अगर कम टैक्स देना पड़ेगा तो उससे आप जहां मर्जी करिए। आप ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस लीजिए, आप किसी और सेविंग स्कीम में डालने चाहते हैं तो डालिए। तो इसको हॉरिजॉन्टल इक्विटी से जो टैक्स सिस्टम हो वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है और इक्विटेबल भी हो जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, एग्रीकल्चर को लेकर एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया था जल्द हम जो आय है दुगनी करने वाले हैं, लेकिन किसानों की आय पर, एमएसपी पर उस लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि वो मिलेट्स को लेकर जिस तरह से श्री अन्न की बात की गई, कैसे किसान अपनी आय बढ़ाए? तो देखिए, ये अनप्लेजेंट चीज है, पर मैं ये कई 20 साल से कह रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो तकरीबन 50% है कंपेयर टू द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरेज। तो ये क्यों वजह है उसका? पार्ट ऑफ द रीजन इज जो R&D है वो सीरियल्स में फोकस किया है, राइस व्हीट में। तो जैसे हम और चीजों में R&D फोकस करनी पड़ेगी, नॉलेज डिस्पर्स करनी पड़ेगी, और वित्त मंत्री ने आपको बताया है कि एक पोर्टल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू नई टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट्स
नए इनपुट्स फार्मर्स को ला के देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, सेंचुरी में, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड इनटू एग्रीकल्चर। नो, दिस इज नॉट जस्ट, ये पॉलिटिकल चीज नहीं है। मैंने पिछले महीने में 2 रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं जो बताते हैं, और ये हमें पहले भी पता था कि जितना आप नई इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्निक्स फार्मर्स के पास पहुंचाएंगे उतना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतनी अपनी बात सामने रखने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से न्यू थिंकिंग के साथ इस बार सरकार ये बजट लेकर आई है।